गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी विचार और कार्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते ही हो, तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने व आगरकर ने महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के बहुत प्रयास किए थे। हालांकि उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे भारतीय, उन्होंने भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। उन्होंने ये दोनों बातें अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के लिए कही थी, तो वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के पूर्णतया खिलाफ थे। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का विचार दिया और उनके विचारों के 4 प्रमुख पक्ष थे। पहला, तिलक जन सामान्य के लिए शिक्षा को सुलभ बनाए जाने की बात कहते थे, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रहे। पहला, तिलक सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने की बात कहते थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाए जाने के पक्ष में थे। दूसरा पक्ष, तिलक ने कहा कि शिक्षा भारतीयों द्वारा हो और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही दी जाए। तिलक शिक्षा देने वाले भी भारतीय हों तिलक के अनुसार, और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ये उनका दूसरा पक्ष था। राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित तिलक ने जो तीसरा पक्ष रखा था, वो ये था कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। तिलक का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो सके। चौथा पक्ष देखिए, तिलक ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सकें। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रमुख पहलू बताए थे। तिलक का ये भी मानना था कि केवल पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो हमें जीविकोपार्जन के लिए योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव दे। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की थी। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा देने का प्रमुख उद्देश्य ये बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा और देशवासी आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संगठित हो सकेंगे, जिससे देश की शक्ति बढ़ेगी। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो व्यवहारिक था और देशवासियों के सर्वांगीण विकास में सहायक था। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए तिलक ने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय स्थापित किए। तिलक की जो राष्ट्रीय शिक्षा थी वह भारतीय शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति दोनों का समन्वय थी। और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए तिलक ने जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें निम्न बातें शामिल हैं, जिनको एक एक करके अपन देखेंगे। पहला, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने।
तिलक चाहते थे कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन बन सके। अर्थात तिलक शिक्षा को औद्योगिक शिक्षा से जोड़ने की बात कहते थे और साथ में तकनीकी शिक्षा देने की भी बात कहते थे, जिससे सभी शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। दूसरी जो बात उन्होंने बताई वो थी धार्मिक शिक्षा पर बल। तिलक राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा प्रमुख जो तत्व मानते थे वह थी धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। उनका कहना था कि किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो वह इस पर अभिमान कैसे कर सकेगा। और कहा कि धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इसका एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। और तिलक का उन लोगों से भी मतभेद था जो ये कहते थे कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों को बढ़ाती है। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से ही भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान का भाव आएगा। तीसरी जो बात उन्होंने कही थी अपनी पाठ्यक्रम में, वो कहा था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था। वे कहते थे कि आज जो व्यक्ति अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भी भाषा का ज्ञान हो जाना सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं है। उनका कहना था कि हमें अंग्रेजी सीखनी ही है, पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। तिलक ने हालांकि अंग्रेजी भाषा की मान्यता को स्वीकार तो किया है, लेकिन उनका कहना है कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। चौथा देखिए जो उन्होंने सिफारिश की थी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, वो थी एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। भाषा में अगर भेद है तो देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए उन्होंने देश की एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व माना है। वे पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था। हालांकि तिलक ये भी जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे। अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर हमें देवनागरी को ये स्थिति प्रदान करनी चाहिए। हालांकि तिलक ने रोमन लिपि अपनाने के सुझाव का जरूर विरोध किया था। पांचवा देखिए राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी। अतः उनके अनुसार राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित करवाकर उनमें स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन जागरण का कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं।